हेलो दोस्तों, ये है मेरा नया चैनल सेल्फ स्टडी। इसमें हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, खासकर लॉ से रिलेटेड। क्योंकि लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी होता है। तो हम भी, लेकिन ये जानने के सिर्फ पर्पस से नहीं है, ये उस पर्पस से जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, उनसे रिलेटेड ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल में प्रीवियस ईयर के पेपर्स, एपीओ के हो चाहे सिविल जुडिशरी की हो चाहे अलग अलग स्टेट के, हर स्टेट के पेपर का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो है यूपी एपीओ का, जो कि 2009 का है। उसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेल्फ स्टडी नाम का चैनल है हमारा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका सुझाव आमंत्रित रहेगा। थैंक यू। ये हमारा लोगो है सेल्फ स्टडी का, आप देख सकते हैं। और ये है सेल्फ स्टडी चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर में बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट 1861 बाय ए Inspector General of Police, B. Any magistrate suo motu, C. Magistrate on application of police inspector, या D. Senior Superintendent of Police। देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट है 1861 का, उसमें सेक्शन 17 के तहत स्पेशल पुलिस ऑफिसर का नियुक्ति मजिस्ट्रेट करता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर के एप्लीकेशन पे। इसका सी आंसर सही है, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द जनरल डायरी? फर्स्ट, डेली कंटेंट इन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, डिटेल्स कंटेंट इन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, departure and return of police officer on and from duty, receipt and disbursement of cash, arrest made at the police station। पहले ये देख लीजिए जनरल डायरी क्या होता है। दो चीज़ होते हैं जो पुलिस अपने थाना में मेंटेन करता है, एक जनरल डायरी और एक केस डायरी। केस डायरी में पुलिस किसी स्पेसिफिक केस का डिटेल लिखता है। जैसे मान लीजिए मर्डर हो गया, तो मर्डर का केस डायरी बनाएगा पुलिस ऑफिसर, उसमें उसका FIR की कॉपी रहेगी। साथ ही साथ उसके अंदर पुलिस ऑफिसर पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस लिखता है। सॉरी, मैं चश्मा गिर गया, एक सेकेंड। थैंक यू। पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस लिखता है कि वो कब गया, किससे, कौन विटनेस है, किसने क्या एविडेंस दिया, वो केस डायरी में होता है। जनरल डायरी में वो अपने डेली का जो रूटीन होता है थाना का, वो लिखता है। तो इसका मतलब ये जो जनरल डायरी में है वो उसमें FIR नहीं रहेगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर? यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू ओबे एंड एक्सिक्यूट ऑल ऑर्डर एंड वारंट्स इशूड टू हिम बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉट ए ड्यूटी यहाँ पूछा है, नॉट ए ड्यूटी। इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू ओबे एंड एक्सिक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स इशूड टू हिम बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या to collect and communicate intelligence affecting the public peace, या to prevent the commission of offense and public nuisance,
या टू टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज द सेम एज द सर्कमस्टांसेस डिमांड। देखिए ये जो डी वाला है, सॉरी जो डी वाला है, ये पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिस पे कोई क्लेम नहीं कर रहा है उसको अपने चार्ज में ले ले और उसको अपने सर्कमस्टांसेस के अनुरूप डिस्पोज कर दे। ये पुलिस ऑफिसर की कोई ड्यूटी नहीं है। हाँ, बाकी के तीनों ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 4th है, नो वारंट ऑफ अरेस्ट इज arrest in a non-cognizable offense shall for any reason be kept by the police for more than 1 month, 2 months, 6 weeks or 15th day। तो इसका आंसर है 6 week। कोई भी वारंट of arrest in non-cognizable offense shall not be kept by police officer for more than 6 weeks। तो 6 हफ्ते से ज़्यादा पुलिस अफसर कोई भी वारंट नहीं रख सकता अपने पास इन नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंस के केस में। ठीक है, आगे है 5वां। The offense which can be compounded are provided under Schedule 1st of CRPC, Schedule 2nd of CRPC, Section 320 of CRPC, Section 321 of CRPC। देखिए, कंपाउंड ऑफेंस को कंपाउंड करना मतलब कि विक्टिम और एक्यूज के बीच एक तरह से समझौता हो जाना। तो ये जो दिया है वो सेक्शन 320 ऑफ CRPC में दिया गया है, जिसमें बहुत सारे IPC के सेक्शंस का लिस्ट है जो कि कैसे कंपाउंड किया जा सकता है, उसका ऑप्शन दिया है। इसमें सेक्शन 320 का सब सेक्शन 1, उसमें जो ऑफेंस लिस्टेड है वो ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सेक्शन 320 के सब क्लॉज 2 में जितने भी ऑफेंस लिस्टेड हैं वो सब ऑफेंस सोसाइटी पर लार्ज इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके लिए उसका जो कंपाउंड है वो कोर्ट की परमिशन के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 5th का डी सही है। 6 नंबर है, A national of Pakistan fires from the other side of the borders and a person within the Indian border is killed. The relatives, friends and other Indians were rushed। देखिए यहाँ पे था कड़कली Indian were rushed, यहाँ था से Indian were rushed and dragged the Pakistani to border Indian police station। Can the Indian court try the accused for murder? Yes। इसका आंसर yes होगा। No Indian court have no jurisdiction। He shall be handed over the Pakistani authorities for trial। इसका आंसर yes होगा। अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी है, वो भारत में फायर करता है और भारत के व्यक्ति मारे जाते हैं और भारत के रिलेटिव उसको पकड़ के ले आते हैं, ठीक है, तो उसको उस व्यक्ति का ट्रायल होगा इंडिया में हो सकता है। ठीक, जैसे अभी आप ये वाला केस ले लीजिए जो चल रहा था पिछला, और ज़्यादा थे जो पाकिस्तान में गलती चले गए थे, तो पाकिस्तान में उनके ऊपर उनको जेल हो गया था, उनके ऊपर केस हुआ था। ठीक है, तो उनका ऑफेंस कुछ और था, लेकिन यहाँ पे मर्डर की बात कर रहा है, तो उसी तरह इंडिया में भी कर सकते हैं, ये होता है। 7 नंबर, फाइंड आउट रॉन्ग आंसर। An order maintenance may be passed under section 125 of CRPC where a person neglects or refuses to maintain his wife even if living separately by mutual consent। देखिए ये क्वेश्चन है 7 का, ए है जो ये क्वेश्चन है, बी सी डी ई के ऑप्शन है, आपको इन चारों में से ऐसे बताना है। क्वेश्चन ये है कि एन ऑर्डर maintenance may be passed under section 125 of CRPC where a person neglects or refuses to maintain। मतलब कि जो 125 के अंदर CRPC में जो मेंटेनेंस ऑर्डर होता है वो जब दिया जाता है, जब व्यक्ति रिफ्यूज कर देता है या निगलेक्ट करता है मेंटेनेंस देने के लिए, तो उसमें कौन सा गलत है इन चार ऑप्शन में वो हम लोग चूज करना है।
जब व्यक्ति मेंटेन और रिफ्यूज निगलेक्ट और रिफ्यूज करता है मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ का, जो कि अलग से रह रही है बाय म्यूचुअल कंसेंट, या अपने लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड का, या फिर ही अपने लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड जो कि फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब है या एबनॉर्मल है, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से पागल या मानसिक रूप से या विकलांग टाइप का बोल सकते हैं, या फिर लास्ट है हिज फादर और मदर। तो इसमें करेक्ट आंसर बी है, सातवें का बी को सेक्शन 125 के जब सब सेक्शन 4 हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 राउंड दिया है कि ऐसे 3 राउंड अगर होगा तो पति रिफ्यूज कर सकता है या फिर निगलेक्ट कर सकता है मेंटेनेंस देने के लिए। वो 3 राउंड क्या है? पहला एडल्ट्री, जब उसकी पत्नी एडल्ट्री में हो तो वो रिफ्यूज कर सकता है मेंटेनेंस देने के लिए, या जब उसकी पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट रह रही हो, या फिर उसकी पत्नी उसके साथ रहने से मना कर दे। पति चाहता है कि रहे लेकिन पत्नी मना कर दे, तो इन कंडीशन पे पति मेंटेनेंस देने से रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन जो तीसरा कंटेंशन है, अगर पत्नी रिफ्यूज करती है साथ में रहने के लिए लेकिन उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन है कि क्यों वो उसके साथ नहीं रहती है, नहीं रहना चाहती, तो उस दशा में पति को मेंटेनेंस अलाउंस देना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल होते हैं, जिससे पति अपनी पत्नी के रहते हुए एक दूसरी वाइफ के साथ रह रहा है या फिर उसके साथ शादी कर लिया है, तो पत्नी के पास यहाँ पे सफिशिएंट रीजन है कि उसके साथ न रहे, तो इस कंडीशन में पति को अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला है, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। और नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 8, an order of discharge एक सेकेंड, हाँ देखिए आप एक सेकेंड करना था इसलिए हम लिए 8वां, an order of discharge is not a judgment, is not a defense against fresh proceeding without fresh fact and better evidence. C. Takes place after formal framing of charge, establish innocence of accused. देखिए हमें बताना है जो डिस्चार्ज का ऑर्डर है वो क्या है, इस चारों में से एक छाटना है। देखिए an order of discharge is not a judgment, ये करेक्ट ऑप्शन है। जो डिस्चार्ज का ऑर्डर होता है वो जजमेंट नहीं होता है। दूसरा, an order of discharge is not a defense against fresh proceeding without fresh fact and better evidence, ये ऑप्शन नहीं, ये डिफेंस हो सकता है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज डिफेंस हो सकता है कि आपके पास नया फैक्ट नहीं है, नया एविडेंस नहीं है, आप किस लिए नया फिर से प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। तो एन ऑर्डर टेक प्लेस आफ्टर फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, नहीं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के पहले भी ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हो सकता है। चौथा, एस्टेब्लिश ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड, ये ऐसा है बिल्कुल नहीं है। अगर इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड भी स्टेटमेंट करना होता तो वहाँ पे एक्विटल होता। यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है मतलब कि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं, पुख्ता सबूत न होने की वजह से आपको छोड़ा जा रहा है, इसलिए 8वें का ए इज ए करेक्ट आंसर। अब मैं कहना चाहूँगा कि लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। देखिए 8वें का जो ए है इसका एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है, जजमेंट को हम लोग बात कर लिखते थे जजमेंट नाम उसमें, क्योंकि ये या किसी के लिए नहीं मिलता और जजमेंट का हम नाम नहीं देते ना, इस जजमेंट का नाम है आपका रन्स बाय रघुवंश प्रसाद।
रघुवंश प्रसाद वर्सेस स्टेट, ये पटना हाई कोर्ट का केस है 1961। ठीक है, 1961 हाई कोर्ट पेज नंबर हम आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको पढ़ सके। ठीक है, इस केस में ये बोला गया कि इज नॉट चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, in which section of CRPC the procedure for trial before a court of session is provided? 260 to 265, 263, 238 to 250, 251 to 259, 225 to 237। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 225 to 237। जो 225 to 237 है उसमें ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन का हेडिंग उसमें दिया गया है। 10वां है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस फॉर इंक्वायरी देन अ ट्रायल फॉर ट्रायल और पेपर। देखिए तो ये पहला ही साफ है कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए होता है जो कि पुलिस के द्वारा कराया जाता है। ये हमसे आपकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है और अगर मजिस्ट्रेट करता है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं तो वो इंक्वायरी होता है। ठीक, 10-11 तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, 11 if the complainant is absent on the day fixed for the hearing of the case, the magistrate may, in his discretion, discharge the accused in certain circumstances। देखिए ये हम लोग डिस्चार्ज वाला पढ़ रहे थे। हियरिंग के लिए वो डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर आप ही प्रेजेंट नहीं रहे तो ये एक तरह से ऑर्डर नहीं होना चाहिए। In which one of the following circumstances the accused cannot be discharged? देखिए इसका है when the charge has been framed, when the offence is compoundable, when the offence is non-compoundable, when the proceeding has been instituted on complaint। इसमें देखिए जब चार्ज फ्रेम हुआ है तो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि एक कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है, एक्यूज्ड को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या है, ये जो ए वाला है ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही है तो मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेन द चार्ज हैज बीन फ्रेम। जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद एक्यूज्ड को इस ग्राउंड पे कि कंप्लेनेंट एब्सेंट है उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, चार्ज फ्रेम होने के पहले अगर कंप्लेनेंट हियरिंग के दिन प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। 12 में Section 50 of CRPC provides that every person arrested without warrant shall be informed of ground of arrest and right to bail if the arrest is made for bailable offence। अगर बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है तो उसको अरेस्ट का ग्राउंड और राइट टू बेल का बारे में बताया जाए। सेक्शन 50 CRPC ये कर रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजन? अगर ऐसा नहीं किया जाए तो उसका इफेक्ट क्या है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए, इट शैल नॉट रेंडर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न इलीगल even if the provision of this section are overruled, either may be corrected later. It shall render the arrest and detention of person concerned illegal and shall enable the person arrested to move for habeas corpus to obtain his release. It is simply a procedural error and the provision of this section are not very material। देखिए इसका सी करेक्ट हुआ, वो
इलीगल हो जाएगा, डिटेंशन या अरेस्ट, उसको इलीगल माना जाएगा। और ये जो दूसरा वाला है ये भी गलत है, उसको बाद में करेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, जो सी है ये इलीगल तो होगा, साथ साथ ये जो एक पर्सन है जो अरेस्टेड है उसको राइट दे देगा कि वो आप कोर्ट में जाके हेबियस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल करें और उनसे पूछे कि आपने क्यों मुझे अरेस्ट किया है। अगर आपने मुझे अरेस्ट किया है तो मुझे आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट पास ले जाइए। अगर नहीं ले जाते हैं तो आप हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल करें। An offence is committed by a British citizen on an aircraft registered in India. The offender may be dealt with under which provision of the Code of Criminal Procedure 1973. तो देखिए इसमें जो है सेक्शन 188, 183, 182, 186, 188 जो सेक्शन है इसमें दिया गया है कि जो ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो भी ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट हुआ उससे डील होगा। इसमें दो चीजें हैं, बाई सिटीजन और बाई अदर नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन के केस में अगर वो पर्सन एयरक्राफ्ट और वेसल दोनों का जहाँ पानी का जो व्हीकल पे जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में उन पे ट्रेवल कर रहा है या उन पे है और उसने ऑफेंस किया है, ऑफेंडर वो है, तो वो सेक्शन 188 के तहत डील हुआ है। Question number 14. In which of the following case it was held that the accused cannot use the case diary? Neither the accused nor his counsel can request यहाँ पर होगा can request the case diary and they cannot claim to go through it. ये कहा गया है स्टेट ऑफ कौन सा, आप बताइए, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस हरिश्चंद्र सिंह या मधुलैमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जीएम देसाई वर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि एक्यूज्ड पर्सन वो केस डायरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो उसका क्लेम भी नहीं ले सकता और उसका काउंसिल से एक्यूज्ड केस डायरी को पढ़ने या उसको देखने का कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि केस डायरी जनरली कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट अपने हेल्प के लिए केस डायरी मंगवाता है, जो कोर्ट देता है ये एक या काउंसिल नहीं दिया जाता है। हाँ, FIR की कॉपी या अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सब शेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15. Which section of the Code of Criminal Procedure 1973 deals with the power of session judge to transfer case and appeal? हाँ देखिए, सेशन जज के पास जो ट्रांसफर केस एंड अपील का पावर है वो डिराइव होता है सेक्शन 408 से, ठीक है। और सेशन जज जैसे ऊपर जाएंगे मतलब हाई कोर्ट के पास भी यही पावर है ट्रांसफर और केस का, जो कि 407 में दिया गया है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट के पास 406 में भी पावर दी है ट्रांसफर ऑफ केस और अपील। अगला नेक्स्ट 16. Under section 77 of CRPC, a warrant of arrest may be executed within the local jurisdiction of court, issuing warrant at any place within the state, at any place in India, within the jurisdiction of district court. इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का C. Under section 77, warrant of arrest may be executed at any place in India. ये एक तरह से पूरा का पूरा बेर एक्टिंग है। आगे चलते
17. ये अच्छा क्वेश्चन. Consider the following statement. Illegal arrest does not initiate the trial. A confession is not invalidated by the illegal arrest. We are keeping a person in police station or restricting his movement within the precinct of a police station amounts to arrest. Precinct मतलब कि जो एरिया होता है पुलिस का स्टेशन का, जो दरवाजे से यहाँ तक गेट, मेन गेट से लेकर पुलिस स्टेशन तक की दूरी को प्रिसिंक्ट कहते हैं. पुलिस स्टेशन अमाउंट्स टू अरेस्ट. प्रिसिंक्ट हमारे वेट चुके स्टूडेंट समझ कर उनको खास तरह से हमारे सर हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं प्रिसिंक्ट का अर्थ. ओके, आगे चलते हैं. 4th नंबर, अरेस्ट नीड नॉट बी बाय हैंडकफिंग अ पर्सन बट कुड बी कंप्लीट बाय स्पोकन वर्ड. तो हमें बताना है इसमें से करेक्ट क्या है चारों में से. तो हम देखेंगे कि जो सी है पहला, दूसरा और चौथा ये करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन तीसरा करेक्ट नहीं. अच्छा, पहला क्यों करेक्ट है? क्योंकि इलीगल अरेस्ट जरूर है लेकिन वो ट्रायल को इनिशिएट नहीं करेगा, जो ट्रायल चल रहा है उसको. या फिर जो कन्फेशन जो दिया गया है इलीगल अरेस्ट होने के कारण वो कन्फेशन खराब नहीं होगा, वो कन्फेशन की पवित्रता वही रहेगी. और चौथा, अरेस्ट जो है वो जरूरी नहीं कि हैंडकफिंग किया जाए. आप इस बोल के या उनको पकड़ के या उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं तो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है. लेकिन जो तीसरा वाला है केवल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट और कीपिंग इन पुलिस स्टेशन डज नॉट अमाउंट टू द अरेस्ट, ठीक है. क्यों नहीं? वहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए पुलिस ऑफिसर का कि वो अरेस्ट कर रहा है. या फिर अगला चलते हैं 18. समन केस मीन्स, यहाँ पे मीन्स होगा, सॉरी, समन केस मीन्स a case related to an offense punishable with imprisonment for life, imprisonment for a term of 10 years, imprisonment for a term exceeding 2 years, imprisonment for a term not exceeding 2 years. देखिए, समन केस हम लोग का दिया गया है सेक्शन 2X में. सेक्शन 2X में दिया गया समन केस सेक्शन X2X तक. सॉरी, समन केस दिया गया हम लोग 2Y में और वारंट केस दिया गया 2W में. X को गलती है, Y में, ठीक है. हाँ, तो सम्मान केस में क्या है कि सम्मान केस जो है वो उसमें लिखा गया है नॉट सम्मान केस अ केस नॉट वारंट केस, ठीक है. तो सम्मान केस का जो रिलेशन वो वारंट केस से रिलेट किया है, जबकि वारंट केस में लिखा है कि वारंट केस इज ए केस वेयर punishment is imprisonment for life, imprisonment for death sentence, but punishment is related to death sentence, imprisonment for life and imprisonment exceeding 2 years. मतलब कि जब हम लाइफ 2 years से ज़्यादा imprisonment और डेथ को हटा दें तो जो बचता है वो सम्मान केस है. तो जो बचता है वो 2 साल या 2 साल से नीचे का. तो जो डी वाला आंसर है वो सही है, ठीक है. तो इस पे चलते हैं. इस पे है who can commute the sentence of imprisonment for life under CRPC. तो appropriate government, the president of India, the governor of a state, the home minister of a state. इसका करेक्ट आंसर है appropriate government, जो कि हम लोग को सेक्शन 432 एंड 433 में दिया गया है. 432 में सस्पेंशन रिमिशन दिया है और कम्यूट दिया है 433 में, ठीक है, जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में है.
duties. In a communal offense, a police officer A cannot arrest an accused without warrant, can keep the accused in police custody without a remand order, is not required to produce the accused before a magistrate, may arrest an accused without warrant. कम्युनल केस है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर accused को, तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट. The objective of the Police Act 1949 is to reorganize the police and to make it a more efficient instrument for the prevention and detention of crime, to amend the law relating to the regulation of police force, to provide for constitution of a general police district, embracing two or more union territories, and for the establishment of police force. Therefore, last to give more power to the Inspector General and Director General. तो इसका करेक्ट आंसर सी है, टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट embracing two or more union territories and for the establishment of the police force. इसका करेक्ट आंसर सी है. ठीक है, अगला चलते हैं 22. अब पुलिस डायरी इज, अभी हमने बताया आगे पिछले केस में लिखी. अब पुलिस डायरी इज ए केस डायरी, जनरल डायरी, जनरल रजिस्टर, एनी ऑफ द. अब पुलिस डायरी इज ए केस डायरी, इसे करेक्ट ऐसे केस डायरी. ठीक है, अगला है 23 नेक्स्ट. ठीक है, any condition imposed by magistrate when releasing any person on bail. Any condition imposed by magistrate when releasing, हमें को बताना इन चारों में से सही कौन सा है. When releasing any person on bail can be set aside or modified only by Supreme Court, cannot be modified by any court, can be modified by Session Court or High Court, can be set aside only by Session Court. हाँ, तो इसका सही आंसर है कैन बी मॉडिफाइड बाय सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट. जो मजिस्ट्रेट द्वारा कंडीशन इम्पोज किया जाता है किसी एक्यूज्ड को या फिर अरेस्टेड पर्सन, कोई पर्सन जो कोर्ट के सामने प्रेस होता है बेल लेने के लिए, प्रेजेंट होता है बेल लेने के लिए, उसको जब बेल देते हुए कोई कंडीशन इम्पोज किया जाता है जो कि मजिस्ट्रेट बनाया हो, तो उसको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है, अगला चलते हैं 24. असर्शन, देखिए इसको पढ़ना है, एक असर्शन है दूसरा रीजन है. B writes to his wife C a letter which contains defamatory matters about D. C cannot be compelled to disclose this communication. And reason उसका क्या है? Any communication made during substance of marriage by husband to his wife or vice versa is protected as privileged communication. देखिए दोनों सही है. एक जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और उसका करेक्ट रीजन भी है, क्योंकि एक होता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो कि पति पत्नी के बीच होता है, उसे कोई दूसरा कंपेल नहीं कर सकता कि आप आके उस बात को बताएं. ये पति पत्नी के आपस का एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है. तो इसका दोनों ए एंड आर दोनों करेक्ट है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था. 24 हो गया. 25 लास्ट. हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, रोज 25 क्वेश्चन, ताकि हम लोग का तैयारी बढ़िया चले. तो हम लोग कहीं अच्छे से फॉर्म निकाल सके.
ताकि हम लोग का एम सक्सेसफुल हो जाए। जो जो एम आप लोग लेके आए हैं, हम लोग लेके बनाए हैं, वो एम सक्सेसफुल हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे आप अपना राय दें कि हम इसमें क्या सुधार करें। और सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे तो अच्छी बात है। लास्ट 25 नंबर, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ कमिटी में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एलिज्ड विक्टिम मे बी डन। ठीक है, only on order of a magistrate, necessarily on the request of concerned investigation officer if he deems it fit. After the investigation officer obtained permission of his superintendent of police (SP) with the consent of the woman victim or of any person competent to give such consent on her behalf. देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन जो ये केस होता है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है। उसी पे पूरा केस डिपेंड करता है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट है या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या फिर सुपरिटेंडेंट की परमिशन है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी स्वेच्छा से करा सकता है, लेकिन वो कराने से पहले विक्टिम का कंसेंट लेना जरूरी है। और अगर विक्टिम माइनर है तो कोई ऐसा पर्सन जो उसके लिए आप कंसेंट दे सके, ये जरूरी है। माइनर अनसमनेस ऑफ माइंड है तो उसके बिहाफ पे जो कंसेंट दे सके वो पर्सन। तो इसका डी आंसर सही है। जो ये चीज जो कि दिया हुआ है सेक्शन 164/164A, इसको अमेंड करके लाया गया था 2005 में, और जो कि इफेक्टिव था, वो इफेक्टिव हुआ था 23 तारीख 6वां महीना 2006 में, मतलब 23 मई 2006 में ये इफेक्टिव हुआ। सेक्शन 164A, आई रिपीट 164A, ठीक है, विद कंसेंट ऑफ विक्टिम और उसके बिहाफ पे कोई गार्जियन टाइप का व्यक्ति के कंसेंट से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है मतलब उसका एग्जामिनेशन किसी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही होगा जो गवर्नमेंटल एम्प्लॉयड हो। अगर उसके एब्सेंस में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। थैंक यू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जरूर। और एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आपको मेरे द्वारा ही बनाया गया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइए, इसे मैंने बनाया है। थैंक यू।